नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप में से बहुत से लोग अक्सर मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि मैं प्रतिरोध की आवाज़ हूं, कि किस तरीके से उम्मीद की एक तरह से रोशनी हूं इस पूरे दरबारी सरकारी मीडिया के दौर में। और अच्छा लगता है ये सब सुनकर, लेकिन आज का दिन ऐसा लगता है कि क्यों ना ये सब कुछ छोड़ दिया जाए। मेरी पत्रकारिता, मेरे जैसे पत्रकारों की पत्रकारिता के अब कोई मायने नहीं बचे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि मणिपुर में किस तरह से 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया था। मानवता को, भारतीयता को शर्मसार करने वाली उस घटना के बारे में मैंने आपको बताया था। और अब से कुछ ही दिन ही नहीं गुजरे हैं, अब एक ऐसी दर्दनाक घटना आई है सामने जिसमें ये लगता है कि ये सब कुछ अब बेमानी हो चुका है कि भारत में लोकतंत्र, भारत का संविधान, भारत का पूरा ये समाज, क्योंकि पत्रकार भी जो अपना दायरा है, पत्रकारों का जो स्थान है, वो इसी समाज, इसी संविधान और इसी लोकतंत्र में ढूंढते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है वो इस हद तक आ चुका है कि कल ट्रेन में हुई एक घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं, पूरी तरीके से मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। आप यकीन जानिए, जब ये खबर आई कि किस तरीके से एक कांस्टेबल ने 4 लोगों की हत्या कर दी है, उस वीडियो को देखने की बहुत देर तक मेरी हिम्मत नहीं हुई। और जब उस वीडियो को मैंने देखा तो आपके सामने बताने की योग्य मैं नहीं बची हूँ, लेकिन खबर है तो बतानी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कब तक मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी। सोचा था कि जब पत्रकारिता में दाखिल हुई थी कि मैं बात करूंगी महिलाओं के सम्मान की, उनकी बराबरी की, तमाम समाजों के सम्मान की, मैं बात करूंगी लोकतंत्र की, मैं बात करूंगी सामाजिक न्याय की, मैं बात करूंगी जिसे कहा जाता है जन स्वास्थ्य है, और इसके अलावा जो शिक्षा है, यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ, यूनिवर्सल एजुकेशन, इन तमाम बड़े बड़े हायर आइडियल्स को लेकर मैं पत्रकारिता में आई थी। लेकिन हर रोज़ आपके सामने इस तरह की दुख भरी कहानियाँ, हिंसक कहानियाँ मैं आपको सुना रही हूँ। और ऐसा लगता है कभी कभी कि हम खुद अपना अंत लिख रहे हैं। ये कहानी है उस कांस्टेबल की जो कल दोपहर ये वीडियो वायरल हुआ। ये व्यक्ति है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जब आप सुनते हैं इस शब्द को, रेलवे सुरक्षा बल, तो सुनते हैं आप तो आपको लगता है कि रेलवे को पूरे तरीके से सुरक्षित रखने का, आम लोगों को सुरक्षित रखने का ये काम इस व्यक्ति ने अपने ऊपर लिया है। और जाहिर है इसकी पूरी जिम्मेदारी संविधान के प्रति है। इसने शपथ ली है बाकायदा संविधान की कि ये रक्षा करेगा, देश की रक्षा के लिए। रेलवे की रक्षा भी देश की रक्षा है, इसलिए सुरक्षा बल कहा जाता है इनको। ये व्यक्ति जिसने कि एस्कॉर्ट ड्यूटी पे था, चेतन सिंह नाम का ये व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ 33 साल का ये व्यक्ति है। इसका काम ये था कि रेलवे के जो तमाम लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, मुसाफिर हैं, जिसमें तमाम धर्मों के, जातियों के, तमाम तरह की पहचानों के और भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उन सब की सुरक्षा करना इस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी। इसके साथ दूसरे लोग भी थे। बताया गया कि कोई बहस हो गई और मामला इतना भड़क गया। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि कम्युनिटीज़ पे, समुदायों पर बातचीत हुई और उन समुदायों पर बातचीत करते करते ये बात इतनी भड़क गई कि इस व्यक्ति ने अपनी सर्विस राइफल से, ऑटोमेटिक जो राइफल थी, अपनी सर्विस राइफल से फायर कर दिया। 12 राउंड फायर किया। सबसे पहले जो उसका सीनियर था एएसआई मीना साहब, उनकी हत्या कर दी। रिटायरमेंट के करीब थे मीना। इसके बाद फिर उसी कोच में एक और जो व्यक्ति था उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने कोच बदला और आगे बढ़ा। वो पहला शॉट था जो अपने सीनियर को मारा B5 में। उसके बाद दूसरा पैसेंजर था, वो भी देखने में जो उसकी पहचान थी, मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था, विजुअली पहचाना उसको, B5 में, उसी में हत्या की। फिर उसके बाद जो पेंट्री कार में गया, वहीं भी इस तरह से दिखने वाला एक ख़ास पहचान का व्यक्ति, उसकी हत्या कर दी। और आखिरकार वो S6 में मूव कर गया और फिर उसने वही पहचान का एक व्यक्ति देखा और उसकी हत्या कर दी। अभी फ़िलहाल ये कुछ सेकंड का वीडियो आप फिर देखिए, इसमें सुनने की कोशिश कीजिए कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। हमारी मीडिया, यही मीडिया खबरें दिखाई, पता चल रहा हूँ, उसका पता चल रहा है, उसका आना बैठा पता चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये दो हैं और आप ये भागे। 5 बजे की ये घटना है जो ये कह रहा है। अगर आप ठीक से ना सुन पाए हो तो फिर से सुन लीजिए। पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं और ये मीडिया यही कवरेज दिखा रही है। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये दो हैं। उस व्यक्ति की B5 में खड़ा हुआ ये व्यक्ति, एक जिसकी वो हत्या कर चुका है अपने शिकार,
के पास में खड़ा हुआ है, उसके शव के पास खड़े होकर ये तमाम चीज़ें ये व्यक्ति कह रहा है। अब आप ये सोचिए कि मैं किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊं? आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है। मैं भी कहती हूँ मीडिया जिम्मेदार है। अभी आपको दिखाऊंगी उदाहरण कि इसी वक्त जबकि ये वीडियो वायरल हो रहा था, देश की मीडिया क्या कर रही थी। लेकिन इस तमाम मीडिया को प्रोत्साहन कौन दे रहा है? कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा ऐसा संगठन है जो एक प्रेरणा का काम कर रहा है? इस व्यक्ति ने हमारे सामने ऐसी कोई पहेली नहीं है जो हम बुझा ना सकें। इसने कहा है कि ये दो लोग हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो ये दो लोग हैं जिनको वोट देना होगा। यही दो लोग हैं, वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है। इन दोनों को प्रेरणा के स्वरूप बता रहा है। अगर मैं चाहूँ, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि ट्वीट कर रहे हैं और इन दो शब्दों को हटा देते हैं, उनको लगता है कि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। मैं चाहती हूँ उस पूरी कहानी को आप सुने, क्योंकि कभी कभी जो आधा सच है वो पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आप समझिए, कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का नहीं, ये नफरत का शिकार है। लगातार हर रोज घंटों इस तरह के कवरेज आप देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। कल भी जो मेवात की घटना हुई है उसमें ये व्यक्ति सीधे तौर पर कह रहा है, न्यूज़ 18 का मुकेश अंबानी का ये चैनल है जिसमें कहता है कितने पत्थरबाज, कब परमानेंट इलाज की बात कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने कहा कि किस तरीके से जो यहूदी थे जर्मनी के, उनके लिए भी फाइनल सोल्यूशन यानी आखिरी इलाज, ये कहकर 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। आज हमारे टीवी चैनल वही कर रहे हैं जो नाज़ी रेडियो कहा करता था, जो रवांडा रेडियो कहा करता था, वही कह रहे हैं न्यूज़ चैनल। कितने पत्थरबाज, कब परमानेंट इलाज, चले कट्टर पत्थर निकलेगा बुलडोज़र, बरेली टू मेवात सारे कट्टरपंथी आए एक साथ, भगवा से नफरत, शोभा यात्रा पर आफत। ये कह रहा है ये व्यक्ति, राहुल देव कह रहे हैं मेवात नूह की सांप्रदायिक घटना पर इस चैनल के शीर्षक को पढ़िए और महान एंकर की बातें सुनिए। फिर चैनल से पूछिए कि क्या है उनका परमानेंट इलाज। गूगल कीजिए किसने कहा था फाइनल सोल्यूशन और किया था 60 लाख यहूदियों का संहार। कल सिपाही द्वारा 4 लोगों की रेलगाड़ी में हत्या को भी याद रखना चाहिए। सीधे तौर पर इन्हीं चैनलों को देखता सुनता आया व्यक्ति जब नरेंद्र मोदी चुने गए थे प्रधानमंत्री के तौर पर, और जब मीडिया पूरी तरीके से हिंसा में और पूरे तरीके से नफरत में दीवाना हो गया। 10 साल की ये बात है, 23 साल का युवा रहा होगा, उसकी भी कुछ आकांक्षाएं रही होंगी। मैं समझती हूँ अच्छे तरीके से कि उसकी खुद की भी ज़िंदगी तबाह हो गई है, उसके परिवार तबाह हो गए हैं। उन 4 परिवारों के अलावा जिन लोगों की इसने हत्या की है, ये लोग जो हैं, इनके नाम भी सुन लीजिए आप, जो लोग फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है, इस व्यक्ति के शिकार हैं। 3 जो मुसाफिर थे वो थे असगर अब्बास अली और अब्दुल कादर। एक व्यक्ति का शायद नाम अभी पता नहीं चल पाया है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें नहीं शामिल है। और टीकाराम मीना, दूसरा एक आदिवासी ASI, रिटायरमेंट के करीब 57 साल का यह व्यक्ति, इसकी भी हत्या कर दी गई। अब जो अब्बास अली हैं उनकी 48 साल उम्र थी और अब्दुल कादर जो हैं उनकी उम्र 64 साल थी। तो आप ये देखिए कि ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा कि कभी कभी हम खुद अपना अंत लिख रहे हैं। एक समाज का अंत तब नहीं होता जबकि ये माना जाए कि, एक देश का अंत तब नहीं होता जब ये माना जाए कि वो देश नहीं बचा। उस समाज की जब आत्मा मर जाती है, आत्मा के अंदर, उसके जहन के अंदर इतना जहर और इतनी हिंसा जब बैठ जाती है तो धीरे धीरे वो समाज मरने लगता है। आज मैं ये कह रही हूँ कि भारत एक ऐसे मकाम पे आ चुका है पिछले 10 साल का जो ये सफ़र है, जो राजनीतिक सफ़र है, कि मुझे नहीं लगता अब यहाँ से लौटने का कोई रास्ता है। एक और वीडियो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसी बीमारी के लक्षणों के तौर पर। ये वीडियो आप देखिए, इसमें आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। ये भी ट्रेन का कोई एक कोच है जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति आप देख रहे हैं ऊपर की बर्थ पर नमाज पढ़ रहा है, और उस व्यक्ति को देखकर जो ये व्यक्ति नमाज पढ़ रहा है, नीचे युवा लड़के छोटे हैं, मुझे लगता है कि जो साहब ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं उनके बच्चों की उम्र से भी छोटे रहे होंगे लड़के, और ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। हनुमान चालीसा इतने ज़्यादा धार्मिक हैं ये कि इन्हें याद भी नहीं है हनुमान चालीसा। मोबाइल फ़ोन देखकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर बर्थ में है उसकी प्रार्थना का वक्त है, उसका सम्मान नहीं कर सकते, उसको जगह नहीं दे सकते, लेकिन उसकी प्रार्थना को डिस्टर्ब तो कर सकते हैं। ये कौन सा धर्म है, ये कौन से हिंदुत्व की बात है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है, ये कौन सी आस्था है? मैं आज कई तरह के सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ सवाल ही सवाल हैं। और बहुत दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ कि ये वीडियो आप एक बार फिर सुनिए, आपने मुझसे सुना, एक बार फिर ये वीडियो सुनिए आप। जाने की माता राम रसायन
देई सर्व सुख करई संकट कट। मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक तरह से ये सोचने की घड़ी है। ऐसा लगता है कि जो हर व्यक्ति है आसपास सिर्फ वो ये कामना कर रहा है, उनकी मौत की कामना कर रहा है। कभी वो व्यक्ति किसी पड़ोसी के तौर पे दिख जाता है, कभी वो व्यक्ति किसी दंगाई के तौर पे दिख जाता है, कभी वो व्यक्ति किसी नेता के तौर पे दिखता है, तो अब वो व्यक्ति यूनिफॉर्म में दिखने लगा है। अब किसी यूनिफॉर्म में देखे जाने वाले व्यक्ति, आप ये सोचिए, अभी भी इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, लाखों की तादाद में लोग अलग अलग रेलगाड़ियों में सफ़र कर रहे होंगे और यूनिफॉर्म में इसी तरह के, जो ये व्यक्ति था चेतन सिंह, इसकी तरह के यूनिफॉर्म में युवा जो समझा जाता था कि वो रक्षक हैं, अब वो भक्षकों की तरह नज़र आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और आप सबसे अपील करती हूँ कि अगर ये वक्त है भी जहाँ से हम लौट नहीं पा रहे हैं, फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर हमारे समाज को यहाँ पहुँचाने में हमारी राजनीति और जो हमारी राजनीतिक जो चॉइसेस हैं, जो हमारी पसंद है, आखिर उसने किस हद तक हमें इसके लिए जिम्मेदार बनाया है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।